Hello and welcome back, dear parents, in our channel Study Mantras with Aditya. Dear parent, इंटरनल सिक्योरिटी में हमने ऑलरेडी 3 टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया है, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में आपको एक ओवरव्यू देना था, पहला टॉपिक. सेकंड टॉपिक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में, एंड थर्ड वन वाज अबाउट कम्युनल वायलेंस. नाउ द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द इंटरनल सिक्योरिटी इज़ टेररिज्म. इसके बाद हमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं कवर करने हैं, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं. फॉर एग्जांपल हमें JNK में जो इंसर्जेंट वाला मामला है उसको देखना है, JNK में टेररिज्म के मामले को भी देखना है. साथ ही साथ हमें वामपंथी जो उग्रवाद है, यानी कि जिसे हम नक्सलवाद कहते हैं, उसको भी देखना है. और उसके साथ ही साथ हमको देखना है किस प्रकार से उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में अशांति फैली है. तो मोटे तौर पे हमें ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने हैं, एक के बाद एक. तो ये सारे लेक्चर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कम से कम लेक्चर्स में कम से कम कंटेंट में आपका समग्र तरीके से कवर करने का प्रयास किया जा रहा है, और ये सारे ही बहुत यूज़फुल हैं. ऑलमोस्ट 75 नंबर्स के आपके GS पेपर 3 में इनका कंट्रीब्यूशन है, तो इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ें. सबसे ईजी टॉपिक होता है और लोग सबसे ज़्यादा इसको इग्नोर करते हैं, और यहाँ से नंबर गेन करना बहुत ही आसान होता है. इसके डिटेल के बारे में मैंने आपको पहले ही एक वीडियो के माध्यम से बता रखा है कि इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है. तो आइए आज बात करते हैं हम आतंकवाद के बारे में, टेररिज्म के बारे में. आप सभी लोग इससे बहुत ही फैमिलियर होंगे, और एक भारत देश के लिए ये आंतरिक सुरक्षा के पहलू से अगर देखें तो एक दुखती रह गई है, और लगातार हम इससे परेशान रहते हैं. शायद ही कोई वर्ष ऐसा जाता हो जिस वर्ष हमें आतंकवाद की घटनाओं को न झेलना पड़ता हो. लेकिन इतनी बड़ी समस्याओं के होते हुए सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि विश्व में कई देशों में, फॉर एग्जांपल श्रीलंका में देखें, बांग्लादेश में देखें, न्यूजीलैंड तक में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, अमेरिका में देखें, पश्चिमी देशों में देखें, कई आप देखेंगे कि हर जगह आतंकवाद ने अपने पैर पसार रखे हैं. लेकिन एक दुर्भाग्य ही कह सकते हैं इसे कि इतने वैश्विक स्तर पर इसकी प्रेजेंस होने के बावजूद भी अभी इसको एक परिभाषा के रूप में गढ़ा नहीं जा सका है. तो आप समझ सकते हैं कि अभी कितनी ज़्यादा विभिन्न प्रकार के देशों के बीच में कितना मतभेद है आतंकवाद के मूल पहचान को लेकर के. इस वजह से इसकी परिभाषा अभी तक कोई हमारे सामने कोई प्रिसाइज रूप में नहीं है. फिर भी हम समझने का तो प्रयास करेंगे कि आतंकवाद आखिर किस तरह से हम बेस्ट तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं, आतंकवाद को हम समझ सकते हैं. तो देखिए, आतंकवाद समझें आपकी राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों को जब प्राप्त करने के लिए आप हिंसा करते हैं, ठीक है, और हिंसा को आप सुनियोजित, संगठित और सुव्यवस्थित रूप में जब करते हैं तो वो जो तरीका होता है उसे कहते हैं आतंकवाद. इट मीन्स कि आप बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होकर के, आपने बिल्कुल प्लानिंग करके क्या किया है, आप सिस्टमेटिक तरीके से वायलेंस किया है किसी उद्देश्य को, चाहे वो उद्देश्य आपका राजनीतिक हो, चाहे वो उद्देश्य धार्मिक हो, चाहे वो वैचारिक उद्देश्य हो, उसकी प्राप्ति के लिए आपने अगर इस तरह से हिंसा का सहारा लिया है तो उसे कहेंगे हम आतंकवाद. वैचारिक की बात करें तो विभिन्न प्रकार की आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए भी इस प्रकार के कृत्यों का सहारा लिया जाता है. अगर हम बात करें तो ISIS का इस पर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किस प्रकार से ISIS पूरे विश्व में एक वैचारिक जो संदेश है सबको पहचाना चाहता है, और किस प्रकार से अपने विचार को दूसरों के ऊपर थोपना चाहता है, और उस विचार को लोगों तक पहुंचाने के क्रम में वो विभिन्न प्रकार की हिंसा का सहारा लेता है. तो ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप उस चीज़ को और बेहतर से समझ सकते हैं. वैश्विक संबंध में जैसा कि मैंने बताया आपसे कि अभी तक कोई भी परिभाषा इसकी नहीं बनाई जा चुकी है. इसका कारण क्या है, देखिए, एक देश के आतंकवादी को दूसरे देश में स्वतंत्रता सेनानी या फिर एक नायक के रूप में देखा जा सकता है. आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अभी हाल फिलहाल की बात करें अगर 2-3 साल पहले की, तो देखेंगे कि एक बुरहान वानी नाम का एक आतंकवादी था जो कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के द्वारा मार गिराया गया. तो जब उसकी हत्या जब उसको मार गिराया गया तो उसके बाद जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने, नवाज़ शरीफ ने, उन्होंने राष्ट्रीय शोक जो है प्रकट किया. उस समय पूरे देश में उनके राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया, और बुरहान वानी को एक शहीद दर्जा दिया गया, साथ ही साथ उसे एक नायक का रूप दर्जा भी दिया गया. तो ये दिखाता है जबकि हमारे देश के लिए वह क्या, एक आतंकवादी था, और जम्मू कश्मीर में कह सकते हैं कि इनस्टेबिलिटी पैदा करने में, लोगों की हत्याएँ, निशंस हत्याएँ करने के लिए क्या था, जिम्मेदार था. तो हमारे देश में उसे एक आतंकवादी के रूप में देखा जाता है, बल्कि जबकि दूसरे बगल के देश में हमारे उसे एक नायक के रूप में देखा जाता है. तो जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं विभिन्न देशों के बीच में, तो हो जाता है कि देशों के विचार पे जब टकराव होता है तो फिर एक सहमति बन नहीं पाती है, और जब सहमति नहीं बन पाती है तो एक आम परिभाषा इस संबंध में कोई भी रिलीज़ नहीं की जाती है. तो यही एक समस्या है जिसके माध्यम से आप देखेंगे कि अभी आतंकवाद की कोई परिभाषा वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य नहीं है. फिर भी हम कह सकते हैं कुछ बातों को आतंकवाद के संबंधित में, अपनी मांगें मनवाने या राजनीतिक, धार्मिक, वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगर व्यक्ति या लोगों का समूह कोई हिंसात्मक तरीकों का प्रयोग करता है, जैसे कि आतंक फैलाता है, डर फैलाता है, दहशत का माहौल पैदा करता है, तो इस प्रकार की चीज़ों को हम कह देंगे आतंकवाद है. सिंपल सा तरीका, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह
अपनी मांग, चाहे उनकी मांग राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक, चाहे वैचारिक हो, उनकी पूर्ति के लिए, उनकी अपनी मांग मंगवाने के लिए अगर वो विभिन्न प्रकार के हिंसा का सहारा लेते हैं, आतंक फैलाते हैं, डर फैलाते हैं, दहशत का माहौल क्रिएट करते हैं, तो उसे हम कह देंगे आतंकवाद है। तो इस चीज़ को आप गांठ बांध लें, क्योंकि देखिए आने आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपको एक्सट्रीमिज़म के बारे में पढ़ना है, उसके साथ ही साथ आपको नक्सलिज़म के बारे में पढ़ना है। इन सब चीज़ों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म और नक्सलिज़म में कन्फ्यूज़न आपके अंदर क्रिएट होगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस परिभाषा को बिल्कुल कंक्रीट तौर पे याद रख लें कि आतंकवाद का मतलब क्या होता है, ताकि आप बाद में जब वो चैप्टर्स पढ़ें तो अच्छे से आप डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। कल को अगर आपको इंटरव्यू फेस करना हो तो इंटरव्यू में अगर ये पुट कर दिया जाए आपके सामने क्वेश्चन कि इन सब में डिफरेंस को बताइए, तो आप अच्छे से बताने की स्थिति में रहें। इस प्रकार से अगर हम देखें तो आतंकवाद युद्ध का एक ऐसा तरीका माना जा सकता है जिसमें उन लोगों पर भी आक्रमण किया जाता है जिन पर वास्तव में आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं होती है। इट मीन्स कि इनोसेंट पीपल के ऊपर भी क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। आप देखेंगे कि जब भी कहीं बम विस्फोट इत्यादि होता है तो उसमें बहुत से मासूम नागरिक मारे जाते हैं, निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं, जो कि इसका एक बहुत बड़ा डार्क साइड है। तो ये भी एक है, जबकि नॉर्मल तौर पे अगर कहीं पे युद्ध होता है तो युद्ध में सेनाएं लड़ती हैं और सेना एक दूसरे को क्षति पहुंचाती हैं, ना कि आम नागरिकों को उसमें क्षति पहुंचाई जाती है। लेकिन आतंकवाद में आप देखेंगे कि सेना को भी क्षति पहुंचाते हैं और साथ ही साथ उन आम नागरिकों को भी क्षति पहुंचाते हैं जिनका कोई भी दोष नहीं होता है और जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं होते। आगे बात करें अगर हम कि आतंकवाद को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो सिर्फ 2 भागों में बांट सकते हैं इसको। एक तो वे आतंकवाद जो कि विदेशी राज्यकर्ताओं के द्वारा आतंकवाद होते हैं। इट मीन्स कि कोई दूसरा देश अपने पास से मदद दे रहा हो और मदद के माध्यम से आतंकवाद किसी दूसरे देश में फैलाने का प्रयास कर रहा हो, या फिर गैर राज्यकर्ताओं द्वारा। इट मीन्स कि ऐसे व्यक्ति या समूह जो किसी भी राज्य की हेल्प के बिना किसी राज्य में क्या कर रहे हैं, आतंकवाद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 2 प्रकार के ही होते हैं, एक किसी एक्सटर्नल स्टेट से सपोर्टेड होता है, एक जो होता है सेल्फ मेड होता है। तो ये 2 टाइप होते हैं, इन टाइप को हम फर्दर आगे देखेंगे। आज की वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें कई सारे पॉइंट्स को हमने ऐड किया है और हमने प्रयास ये किया है कि आतंकवाद का जो एक पूरा चैप्टर है इसे हम एक ही लेसन में कंप्लीट कर दें, और इसके बाद जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं जो बनाई गई हैं, विभिन्न प्रकार के संगठन बनाए गए हैं, गुट बनाए गए हैं, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे और फिर कुछ और चीज़ों के बारे में बातचीत करते हुए आतंकवाद को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होगा लेकिन आप इसे मैनेज कर सकते हैं। बात करें अगर विदेशी राज्यकर्ताओं द्वारा आतंकवाद, रोल ऑफ द एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स की क्या, समझिए कि पाकिस्तान एक देश है, भारत एक देश है, पाकिस्तान एक देश है। तो अगर पाकिस्तान जैसा देश मदद करके, किसी भी संगठन का मदद करके भारत में आतंकवाद फैलाता है तो उसे हम कह देंगे कि ये विदेशी राज्यकर्ताओं द्वारा आतंकवाद किया गया है, आतंकवाद फैलाया गया है, उसमें एक विदेशी राज्य ने मदद की है। ठीक है, तो वही कहते हैं कि जब एक्सटर्नल स्टेट का क्या रोल है, अगर कोई आतंकवाद फैलाने में किसी एक्सटर्नल स्टेट का रोल है तो उसे हम कह देंगे विदेशी राज्यकर्ताओं द्वारा आतंकवाद। जब कोई अन्य देश किसी अन्य देश के विरुद्ध आतंकवाद में लिप्त हो तो उसे विदेशी राज्यकर्ताओं द्वारा आतंकवाद कहा जाता है। सिंपल सा मतलब है। फॉर एग्जांपल LET इट मीन्स लश्कर तैयबा और IM का मतलब हो गया इंडियन मुजाहिदीन। तो इस तरह की चीज़ों को आप देख पाएंगे। इंडियन मुजाहिदीन के बारे में कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन रहते हैं कि इंडियन मुजाहिदीन तो इंडिया के अंदर बनाया गया है और ये कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर से ही इसको रेगुलेट किया जाता है, इसको बाहर से किसी स्टेट एक्टर का जो है कोई सपोर्ट नहीं है किसी स्टेट का। लेकिन ये गलत बात है। इंडियन मुजाहिदीन को पाकिस्तान ISI का बिल्कुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है, और ये बात कई बार प्रूवन भी हो चुकी है। आगे बात करें कश्मीरी आतंकवाद की, अगर बात करें आप तो देखेंगे कि पाकिस्तान की जो नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट है, जो कि ISI से प्रभावित है। और जबकि इंडियन मुजाहिदीन की बात करें अगर, जिसे हम IM कहते हैं, या सिमी की बात करें, जो देश में आप देखेंगे दूर दराज के इलाकों में फैलाया जाता है, और ये आतंकवाद डायरेक्ट नहीं फैलाते हैं, ये इंडियन मुजाहिदीन के माध्यम से और सिमी के माध्यम से ISI के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा समर्थन करते हुए इसको फैलाया जाता है। इट मीन्स कि जो IM है और जो सिमी है, ये दोनों ही संगठन हैं, ये हमारे कश्मीर में विभिन्न प्रकार के आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। साथ ही साथ IM और सिमी देश के अलग अलग इलाकों में, खासकर इंटरनल इलाकों में ये क्या करते, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। तो IM और सिमी का यही है विशेषता, इनकी यही है, ज़्यादातर ये इंटरनली जो हमारा अंदर का जो भाग होता है भारत के, उसमें ये ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अंदर के भागों में एक्टिव रहते हैं, ये बॉर्डर एरिया में भी एक्टिव रहते हैं। बात करें अगर विदेशी कर्ताओं द्वारा आतंकवादी संगठनों की किस प्रकार से मदद की जाती है, तो उसमें वित्तीय सहायता दी जाती है, उन्हें पैसे रुपए दिए जाते हैं, उनकी तकनीकी रूप से सहायता की जाती है, उनको हथियार दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनका विभिन्न प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप किया जाता है, उससे हेल्प की जाती है उनकी,
और वैचारिक भावनाओं इत्यादि से भी उनकी हेल्प की जाती है। इट मीन्स कि उनको जो भी मदद चाहिए होगी किसी भी जगह पे आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने के लिए, तो हर प्रकार की मदद जो है इसमें विदेशी राज्यकर्ताएँ क्या करते हैं, देते हैं। तो जो एक्सटर्नल स्टेट्स होते हैं वो हर प्रकार से मदद करते हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अब बात करें दूसरे की बात करें हम कि गैर राज्यकर्ताओं द्वारा आतंकवाद, इट मीन्स की रोल ऑफ द नॉन स्टेट एक्टर्स। इट मीन्स कि जो राज्य के द्वारा किसी सपोर्टेड नहीं है, सेल्फ मेड है, वो स्वयं से ही आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और विभिन्न प्रकार का संगठन बना रखे हैं। इस मामले में देखिए क्या होता है कि आतंकवाद की कार्रवाई ऐसे व्यक्ति या समूह द्वारा की जाती है जो न तो किसी सरकार के साथ जुड़ा होता है और न ही उसे किसी सरकार का वित्तीय सहयोग प्राप्त होता है। इट मीन्स कि कोई भी सरकार उसे हेल्प नहीं करती है। हालांकि सरकार से अप्रत्यक्ष संबंधों को पूरी तरह से नकार नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इनके संबंध जो है जाहिर होते हैं किसी न किसी गवर्नमेंट से, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल भी इनका रिलेशन नहीं होता है गवर्नमेंट से, लेकिन ये मैक्सिमम जो होते हैं नहीं रिलेशन रखते हैं। इनके एग्जांपल अगर हम देखें तो नक्सलवाद की बात कर सकते हैं, एलटीटीई की बात कर सकते हैं, आतंकवाद की बात कर सकते हैं, और पूर्वोत्तर में हमारे राज्यों में किस प्रकार से उग्रवाद गैर राज्यकर्ताओं की, ये कुछ उदाहरण हैं, आप इसे देख सकते हैं। हालांकि इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक आतंकवाद में जो 2 टाइप हमारे हैं उनके बारे में हम मोटा-मोटी तौर पे देख रहे हैं। और कुछ बात करें देखिए तो किस प्रकार से पाकिस्तान की जो एक खुफिया एजेंसी है आईएसआई, ये भारत में किस प्रकार से अपनी गतिविधियों को अंजाम देती है, किस प्रकार से आतंकवाद जैसी जघन्य कार्यों में ये संलिप्तता को बढ़ाती है अपनी, और साथ ही साथ भारत के युवाओं को किस प्रकार से ये अपनी तरफ विभिन्न माध्यमों से लेकर आती है और उनसे फिर हिंसात्मक वारदात करवाती है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा हम देखते हैं, क्या पैटर्न होता है इनका, क्या तरीका होता है, ये किस प्रकार के स्टेप्स लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला इनका जो काम होता है वो भारत में आतंकवाद के जरिए हिंसा फैलाने का कार्य करते हैं। ये सोचते हैं कि हम मैक्सिमम वायलेंस करें, मैक्सिमम आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दें, जिससे कि भारत क्या हो, अनस्टेबलाइज हो। और इसके लिए जो भी हथियार चाहिए होगा आतंकवाद फैलाने के लिए, विस्फोटक इत्यादि जिस चीज़ की भी आवश्यकता होगी, वो सारी चीज़ें ये क्या करते हैं, आईएसआई के माध्यम से ये प्राप्त करते हैं। भारत में सरकार विरोधी ग्रुपों को वित्तीय, रसद और सैन्य सहायता भी प्रदान करते हैं कि ऐसे ग्रुप जो सरकार के खिलाफ होते हैं, प्रदर्शन करते हैं सरकार के खिलाफ और सरकार की नीतियों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उन ग्रुपों की क्या करते हैं, हवा देते हैं, उनको विभिन्न प्रकार से मदद करके उनको और बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उनको और हाईलाइट करने का प्रयास करते हैं। ये इनका कार्य होता है। साथ ही साथ अगर बात करें हम तो इस्लामिक कट्टरपंथी गतिविधियों का प्रचार प्रसार करना भी इनका एक उद्देश्य होता है, और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने में, सांप्रदायिक घृणा फैलाने में ये लगातार कार्य करते रहते हैं। इससे क्या होगा कि अगर सांप्रदायिक हिंसा फैलती है देश में तो उससे जो देश की जो पीस है, जो शांति है, वो क्या होगी, भंग होगी, और जब ऐसा होगा तो देश में अनस्टेबलाइजेशन आने लगेगा। नकली भारतीय मुद्राओं इत्यादि के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियों को ये अंजाम देते हैं आईएसआई, पाकिस्तान द्वारा, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है। अच्छा, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ली कि क्या है आतंकवाद, क्या है, उसकी परिभाषा जो हमने समझी, जो हालांकि सभी लोगों द्वारा वो स्वीकार नहीं की गई है, लेकिन एक अच्छी परिभाषा हमने देखी। और आतंकवाद का क्या मतलब होता है उसे हमने समझा। आतंकवाद को 2 भागों में बांटा गया, उसको हमने देखा, किस प्रकार से नॉन एक्टर्स और किस प्रकार से जो एक्सटर्नल एक्टर्स होते हैं वो किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं आतंकवाद को फैलाने में। अब हम बात करते हैं भारत में आतंकवाद की कितनी श्रेणियाँ हैं। तो देखिए मुख्यतः 4 श्रेणियों की बात की जाती है। एक तो जो इंटरनल टेररिज्म है, भीतरी आतंकवाद है, जिसकी कि हम बात करेंगे अपने इस सेक्शन में, और इसके आने वाले सेक्शन में हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि जम्मू कश्मीर का जो आतंकवाद है। इसके बाद वाला जो आपका जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की बात करेंगे, इसका एक पूरा टॉपिक ही अलग से है। पूर्वोत्तर का विद्रोह, इसके बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि ये भी एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है। और वामपंथी उग्रवाद, इतने इसकी नक्सलवाद, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये जो हमारे 3 टाइप हैं, इन 3 टाइप का तो हमारा अलग से टॉपिक है, तो इन तीनों टॉपिक्स को हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है वो भीतरी आतंकवाद के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, तो हम इस वाले टॉपिक में आगे के 1-2 वीडियो में और हम भीतरी आतंकवाद के ऊपर बात करेंगे। तो भारत में अगर बात करें कि भीतरी आतंकवाद का कब स्टार्टिंग हुआ और किस प्रकार से ये देश में फैला है, और कौन कौन से घटनाएं भीतरी आतंकवाद के माध्यम से की गई हमारे देश में, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखिए अगर देखें वर्तमान में बात करें जो आतंकवाद का एक स्वरूप है, वह स्वरूप का जो बीज है वो 80 के दशक में ही पड़ गया था। कब पड़ा था? जब पंजाब में खालिस्तान आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अब पंजाब का खालिस्तान आंदोलन क्या है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन एक मोटे तौर पे जान लीजिए कि पंजाब को एक प्रकार से पंजाब के जो हिस्से हैं उसको देश से अलग करने का प्रयास किया गया था। उसमें उसको देश से तोड़ने का प्रयास किया गया था, और उसको फिर एक स्टेट के तौर पे इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया था जो जम्मू कश्मीर और भारत के बीच में क्या हो, एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पे हो। तो इससे क्या होगा कि जब इस प्रकार से पंजाब
मान लीजिए कि अगर संप्रभु राष्ट्र हो गया तो फिर जम्मू कश्मीर से हमारी ढेर सारी लाइनें जो क्या होंगी, कट जाएंगी। इसको हम थोड़ा और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे तो हालांकि लिखा गया है, हमने चीज़ों को देखा है। जम्मू कश्मीर, देखिए इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था जम्मू कश्मीर और बाकी भारत के बीच एक प्रतिरोधी प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना करना था। फर्ज करिए कि ये जो हिस्सा है ये आपका जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है और फिर ये हिस्सा आपका पंजाब वाला है, ठीक है। तो ये पंजाब का जो हिस्सा है और ये जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, अगर पंजाब पे जो किसी और संप्रभु राष्ट्र का जो है अस्तित्व आ जाता है यहाँ पे, तो जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा है ये भारत से क्या हो जाता है, कट जाता है और फिर इस पे पाकिस्तान का कैप्चर करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो एक समस्या के तौर पे हमारे सामने एक खालिस्तान मूवमेंट उभर कर आया था। तो देश की अखंडता के लिए बहुत बड़ा ये थ्रेट था और इसको टैकल करना बहुत ही आवश्यक था। इसलिए आप देखेंगे इसको ख़त्म करने के लिए बहुत बड़े बड़े जो है मूवमेंट चलाए गए। तो 80 के दशक के अंत में पाकिस्तान ने क्या किया कि कश्मीर तथा जो पीओके खास करके हमारा जो क्षेत्र है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यहाँ के लोगों को भारत के विरुद्ध जो है भड़काने का प्रयास शुरू कर दिया। बहुत तेज़ी से प्रयास में इसने आगे अपने बढ़ा और लश्कर तैयबा जो है आपका जैसे मोहम्मद हो गए, हिजबुल मुजाहिदीन, ये जो संगठन है, जो आतंकवादी संगठन है, इन संगठनों की मदद से लगातार कश्मीर के हिस्से में और पीओके के हिस्से में लोगों को भारत के खिलाफ क्या करना लगा, भड़काने लगा और इसमें ये काफ़ी तेज़ी से मुहिम आगे बढ़ाने लगा। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर के हिस्से में काफ़ी आतंकवाद इत्यादि बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। 1977 की बात करें तो अलीगढ़ में जो भारतीय मुस्लिम थे उनको पश्चिमी प्रभाव से मुक्त करने के लिए और साथ ही साथ उनको इस्लामिक जो आचरण संहिता दी गई, इसमें इसकी किस प्रकार से इस्लाम ने विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए आचरण करने की व्यवस्था दी गई, किस प्रकार से इस्लाम के अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए, उन सब चीज़ों को करवाने के लिए भारतीय मुस्लिमों से और पश्चिमी देशों के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए एक सिमी की स्थापना की गई। सिमी का मतलब द स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई 1977 में अलीगढ़ में। और 80-90 के दशक में सिमी ने बहुत ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति अपना ली थी और बहुत ही एक दुर्दांत आतंकवादी संगठन बन गया था। और जब ऐसी स्थिति आई तो फिर लगातार इसके ऊपर लगातार जो है एक तरह से देखा जाए तो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, लेकिन बाद में 2001 में इसको गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिया गया। तब से ये बैन है। 1992 में आप देखेंगे कि अयोध्या में घटना होती है और फिर उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप 1993 में मुंबई में सीरियल बम धमाके होते हैं। लगभग 13 बम धमाके मेरे ख्याल से सीरियल रूप में होते हैं और उसमें 300 से भी अधिक लोगों की जान चली जाती है। तो ये क्या है, ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से शुरुआत होती है आतंकवाद की और किस प्रकार से इसका प्रसार होता है। साल दर साल, दशक दर दशक किस प्रकार से लगातार आतंकवादी घटनाएं हमारे देश में होती हैं और उन घटनाओं की वजह से लगातार हमारे जो खुफिया एजेंसियां हैं, जो हमारे देश का जो सुरक्षा सिस्टम है, वो लगातार क्या होता है, इन सब चीज़ों को सामना करने के लिए तैयार होता रहता है और मजबूत बनाता रहता है अपने आप को। और भी कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे इसमें कि 21वीं सदी में आप देखेंगे इंडियन मुजाहिदीन का गठन हुआ है और इंडियन मुजाहिदीन का जो मुख्य उद्देश्य था वो यह था कि जो विदेश हैं, इट मीन्स कि जो भारत के अलावा जो दूसरे देश हैं, उन देशों तक यह बात पहुंचाया जाए कि जो भारत का आतंकवाद है वो पूरी तरह से घरेलू है। इट मीन्स कि भारत में जो टेररिज्म स्टार्ट हुआ है वो टेररिज्म किसी दूसरे देश की वजह से नहीं हो रहा है। वो टेररिज्म इसलिए क्योंकि भारत में खुद ही, भारत के अंदर ही एक IM, इट मीन्स इंडियन मुजाहिदीन जैसा आतंकवादी संगठन है और यही भारत के अंदर आतंकवाद फैलाता है। और भारत जो ये रोना रोता रहता है कि ये आतंकवाद जो है उसके आतंकवादी घटनाएं उसके देश में जो है विदेशी एक्टर्स के माध्यम से आती है। इट मीन्स की जो एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स हैं उनके सपोर्ट से आती है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से आती है। तो ये गलत है। ये इसका मुख्य उद्देश्य था IM को गठन करने के प्रति। और साथ ही साथ ये भी करने का प्रयास किया गया, एक संदेश देने का प्रयास किया गया कि जो मुस्लिम भारत में रह रहे हैं उन पर अत्याचार इत्यादि हुआ है, जिसकी वजह से वो इस प्रकार के संगठन को क्या किए हैं, गठित किए हैं और IM के माध्यम से वो भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इसमें किसी अन्य देश का क्या है, कोई हाथ नहीं है, किसी अन्य देश ने इसमें कोई सपोर्ट नहीं दिया, ये बात कही जाती है वहाँ पे। अब हम बात करें कि भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण आतंकवादी हमले हुए हैं। थोड़ा कुछ मेन आतंकवादी हमलों को देख लें, क्योंकि देखिए जब भी आप आंसर लिखेंगे इस तरह के तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो आपको चाहिए होंगे। हालांकि बहुत सारे हमले हुए हैं भारत में, लेकिन हम उन सबको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं और सब रेलेवेंट भी नहीं है। हालांकि जिन जिन लोगों ने इस प्रकार की घटनाओं को फेस किया है उनके प्रति बहुत ही इसे कह सकते हैं कि संवेदना है, लेकिन यहाँ पे हमें जो है कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट, जो बहुत ही बड़े बड़े हमले हुए उनको हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है और उनको ही मेमोरी में हम याद रख पाएंगे लंबे समय तक। और जो घटनाएं ज़्यादा उतनी हाईलाइट नहीं, उनको हम याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम उन्हीं घटनाओं को यहाँ पे रखें जो हमें लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम में
याद आ जाएँ। जैसे कि 1993 में जो मुंबई बम विस्फोट हुआ था, आप जानते हैं, उसमें जो 92 में मामला हुआ था, उसके माध्यम से एक प्रतिक्रिया स्वरूप था और 300 से ज़्यादा लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई थी। फिर 2000 में लाल किले पर हमला होता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला होता है। इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट है उसे हम देख लेते हैं। 2001 में भारतीय संसद पर हमला होता है, कौन भूल सकता है इस हमले को। लश्कर ए तैयबा ने और जैश ए मोहम्मद ने इस हमले का अपना जिम्मेदारी लिया था कि ये हमला जो है हमने करवाया है। फिर लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद द्वारा गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर भी बहुत बड़ा हमला किया जाता है। 2006 के मालेगांव में राइट विंग आतंकवादियों के द्वारा भी विस्फोट किया जाता है, जिसमें कि लगभग 37 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसी प्रकार से 26/11 मुंबई हमला तो सभी को याद होगा, आपके सामने की घटनाएं हैं। 171 लोग लगभग मारे गए और लश्कर ए तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली। उसी प्रकार से फिर इसी कड़ी में आप देखेंगे हाल फिलहाल की घटनाओं में तो 2015 में गुरदासपुर में हमला हुआ, जिसमें लगभग 10 लोग मारे गए। जनवरी 2016 में पठानकोट में हमला होता है, जिसमें 7 लोग मारे जाते हैं। उरी में सैन्य शिविर पर जो हमला होता है, उसमें 2016 में हमला होता है, जैसे मोहम्मद के माध्यम से किया जाता है हमला, और 23 सैनिक इसमें शहीद होते हैं। पुलवामा में 2019 में हमला होता है सीआरपीएफ के काफिले पे, जिसमें कि 42 जवान क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो इस प्रकार की घटना हमें देखने को मिलती है। अब जब इन घटनाओं को आप देखते हैं तो फिर कुछ बातें आपको क्लियर हो जाती हैं कि जो आतंकवादी हैं वो भारत की विभिन्न प्रकार की राजधानी, फॉर एग्जांपल वित्तीय राजधानी, राजनीतिक राजधानी, सूचना प्रौद्योगिकी वाली राजधानी जो है, वैज्ञानिक जो राजधानी है, जो धार्मिक हब हैं, जो पर्यटन स्थल है, उन सबको क्या करते हैं, निशाना बनाते हैं। इट मीन्स जो भारत के जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उन पर वो निशाना बनाते हैं, और जो क्राउडी एरियाज़ हैं उन पर निशाना साधते हैं। ये उनका क्या होता है, मेन टारगेट होते हैं। तो इन सब की सिक्योरिटी का जो जिम्मा होता है वो बहुत ही क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ भारत में जो आप देखेंगे आतंकवादियों को पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर उनको हथियार दिए जाते हैं और उसके बाद उन्हें नियंत्रण रेखा के माध्यम से या फिर नेपाल के माध्यम से भारत में भेज दिया जाता है, और फिर भारत में आने के बाद वो फिर विभिन्न प्रकार की नापाक मंसूबों को अपने अंजाम देते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी हैं कि किस प्रकार से आतंकवाद विभिन्न प्रकार के रूपों में हमारे देश में मौजूद है, और किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई, और किस प्रकार से इसने अपना एक पैर जो है भारत में जमाया, और कौन कौन सी संस्थाएं भी हैं वो सब हम अगले अपने लेक्चर में देखेंगे कि किस प्रकार के विभिन्न संगठन आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये डियर फ्रेंड हमारा आज का वीडियो। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ, क्योंकि वहाँ से आप अपने क्वेश्चन आंसर डाल सकते हैं वहाँ पे, और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस के रिव्यू भी कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, लोगों के माध्यम से भी करवा सकते हैं, और उसमें मैं भी अपना योगदान देता हूँ। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को एक हेल्दी वे में लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।